लाइट के नज़दीक कर देंगे तो मास इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मास बढ़ना हो जाएगा। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईली स्पीड से मूव कराते हो तो उसका जो मास है, उसका वजन है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है। तो उसमें ये भी कहा था अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो 1 - 1 0 यानी कि मास इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात कही थी कि कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस प्रिंसिपल से ही इस बात का पता चलता है। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता। अगर चार्ज को आप कितनी तेज़ी से मूव कराओ वो उसका चार्ज कांस्टेंट ही रहता है। बाय द वे किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं रहता। अब हम कूलम्बियंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कूलम्बियन लॉ जो यूज़ करेंगे हम पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। दोस्तों वे में बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कूलम्ब ने जो ये एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था वो न्यूटन्स के लॉ को ही यूज़ करके यूज़ किया था। उन्होंने जिस तरीके से हमारा पॉइंट मास मानते थे हम न्यूटन फिजिक्स में, यहाँ पे भी हम पॉइंट चार्ज मानेंगे। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है चार्जेस की वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू इट्स साइज या इट्स चार्ज। इन चार्ज के जो कंपेरिजन में इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। इस तरह से पॉइंट मास भी मानते थे कि दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की डिस्टेंस उनके मासेस या उनके साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो तो उन्हें हम पॉइंट मास मानते थे। तो कूलम्ब थे उन्होंने इस लॉ को न्यूटन की ग्रेविटेशन लॉ से कंपेरिजन करके ही यूज़ किया था। सेम टू सेम सेटअप वही यूज़ किया था जैसे न्यूटन ने किया था, लेकिन जो रिजल्ट आए वे सेम थे। और कैसे भी मान लो कूलम्ब सर का ये तुक्का था क्या था, लेकिन जो रिजल्ट थे उनकी किस्मत अच्छी थी, सही आए। तो उनको डिस्कस करते हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यानी कि जो हमारे टू चार्जेस हैं उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। लाइक चार्ज के बीच वो रिपल्सिव होगा और अनलाइक चार्जेस के बीच वो अट्रैक्शन होगा। तो दोस्तों आपको याद रहे, आगे पढ़ते हैं। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों लॉज को मिलाएंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो और एफ इजिकल्स टू यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जब आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, Q1 Q2/r²। तो एफ इजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे ये के की वैल्यू है 1/4πε0। जो न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ε0 को हम बोलते हैं परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि इस यूनिट का ही अपोजिट होती है। तो दोस्तों इसका जो हमारा इस यूनिट को आप फेराड पर मीटर भी बोल सकते हो। फेराड क्या होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट है। फेराड पर मीटर से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो दोस्तों। तो कूलम्ब का ये लो होगा। याद रहे दोस्तों कि जो हमने यूज़ किया था न्यूटन मैकेनिक्स में वो हमारा फोर्स हमेशा अट्रैक्शन था। ग्रेविटेशन जो फोर्स था वो अट्रैक्शन था नेचर में, लेकिन जो कूलम्बियन फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्शन दोनों हो सकता है। वो चार्ज की पोलरिटी के ऊपर डिपेंड है, चार्ज के नेचर के ऊपर है कि आप चार्ज लाइक ले रहे हो या अनलाइक ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं आगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इफ Q1 Q2 = 1 कूलम्ब और R = 1 मीटर, देन F = 1/4πε0। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इतना न्यूटन का फोर्स लाए। अगर आप दोनों चार्ज को एक कूलम्ब माने और डिस्टेंस को दोनों चार्ज को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखें, तो जो दोनों चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स होगी, जो दोनों चार्जेस के बीच, अगर मान लो इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और ये दोनों चार्जेस 1 कूलम्ब यूनिट के हैं, तो इनके बीच जो रिपल्सिव फोर्स होगी या अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो 9 × 10⁻9 न्यूटन की होगी। तो 1 कूलम्ब चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ द चार्ज दैट रिपेल equal and similar charge with force of 9 × 10⁻9 न्यूटन when placed in a vacuum and a distance of 1 मीटर। यानी कि उनको एक मीटर की डिस्टेंस पे रखा जाए और उन पे चार्जेस इक्वल हो, यानी 1 मीटर क्वांटिटी का 1 कूलम्ब क्वांटिटी का हो, तो उनके भी जो फोर्स होगी वो 9 × 10⁻9 न्यूटन की होगी।
वो तो चार्ज की कुछ अलग यूनिट भी ली गई है। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी होती है, ESU कहते हैं इसको, और इसका फ्रैंकलिन नाम भी दिया है क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही चार्जेस का नामकरण किया था, उसके नाम पे इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो 1 स्टेट कूलाम क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई 10⁹ कूलाम के होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स, एक EMU भी कहते हैं, ये एक AB कूलाम के इक्वल होता है और एक AB कूलाम 10 कूलाम के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब एक कूलाम की वैल्यू आप ESU में रखोगे तो 3 × 10⁹ की और 10 की मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 10⁹ और 10 की मल्टीप्लाई होगा और 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज के बारे में बताया बच्चों मैंने कि व्हेन द लीनियर साइज ऑफ ए चार्जड बॉडीज आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन दैम their size may be ignored and the charged body is called point charge. Coulomb law is valid for the point charge. ये point charge के लिए वैलिड है Coulombian laws। तो हम Coulombian laws को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करते हैं दोस्तों। कैसे डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट चार्ज हमारा Q1 ये रखा हुआ है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 रखा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी बच्चों R है जो मैग्नीट्यूड है। हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। इस पर जो हमारा यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी इस पर एक फोर्स लगाएगा। याद रखना दोस्तों, हम उन चार्ज को ऐसे यूज़ करेंगे जैसे F21 है तो 2 पे 1 फोर्स लगा रहा है, उसको लेके चलेंगे। तो इनका जो पोजीशन यूनिट वेक्टर है R12 है और इसका R21 है। ठीक है, तो आपको यूनिट वेक्टर की पता ही है, R इसका मैग्नीट्यूड इसका पोजीशन वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रही है उसको नाम रखा गया F21, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और इसका यूनिट वेक्टर R12। इस तरह से अब इस पे जो इसने जो फोर्स लगाई Q1 चार्जेस पे वो क्या होगी F12। 1 पे जो लग रही है 1 को शुरू में लेना है, जिस पे फोर्स लग रही है ना उसको शुरू में लेना है, F12 जिस जो लगा रहा है उसको बाद में। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² और इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो डायरेक्शन को डिनोटेड करेगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन को डिनोटेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 1 की जब हमारा Q2 ने फोर्स लगाया तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और जब Q1 ने फोर्स लगाया तो इस तरीके से है R12 डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर हमारे से डायरेक्शन को डिनोटेड करेगा यहाँ पे। तो जब हम दोनों लॉज की कंपेरिजन करेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और हम जानते हैं कि जो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, R12 की और R21 की, दोनों यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरीके से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं क्योंकि अनलाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है। तो इन दोनों को माइनस लगा के इक्वल दिखा सकते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप F12 इजिकल्स टू माइनस के F21, यानी कि ये थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन लॉ है ऑफ न्यूटन का। तो सो कूलम्बियन फोर्स ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कूलम्बियन फोर्स किसको मानता है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को भी मानता है। अब डिस्कस करते हैं बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अगर आपने ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है, और दो चार्जेस है Q1 Q2, उनके जो बीच जो फोर्स लगेगी वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। सिमिलरली अगर आप इसको किसी मीडियम में रखते हो तो उनके जो बीच जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, एम मीडियम इज टू 1/4πε0 m। हमने जो इस एब्सोल्यूट परमिटिव ऑफ मीडियम एम नोट एम ली, एप्सिलॉन एम ली है Q1 Q2 अपॉन R²। तो दोनों इक्वेशन को मेजर डिवाइड करेंगे इस वाले से इसको, तो ये वाली जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास एप्सिलॉन और एप्सिलॉन m बचेगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, और इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिव एप्सिलॉन r। तो रिलेटिव परमिटिव ऑफ या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम एंड टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये इस दोनों की डायमेंशंस एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती क्योंकि एक रेशियो है, ठीक है, सेम क्वांटिटीज़ का। तो इट इज़ द डायमेंशन लेस और यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज दी गई हैं
वैक्यूम के लिए 1 मानी जाती है, एयर के लिए 1.005, वाटर के लिए 80 होती है और मेटल्स के लिए इन्फिनिटी ली जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि जब बहुत सारी चार्ज हैं और किसी एक चार्ज पे हम फोर्स को मेजर करते हैं तो वहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज है और एक चार्ज पे जो हमें फोर्स लगाएंगे वो उन सबके इक्वल होगा, वो इन सबके इक्वल होगा बिना एक दूसरे को इफेक्टेड किए हुए। देखो, इट इज स्टेटस दैट व्हेन नो नंबर ऑफ चार्ज आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑफ ए गिवन चार्ज इट इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्टेड ऑन ड्यू टू ऑल अदर चार्ज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज। मान लीजिए चार्ज है, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रही है, इन दोनों के बीच भी। यहाँ पे मान लिया n चार्जेज है तो n Q1 हर एक चार्ज पे एक इंडिविजुअल फोर्स लगाएगा बिना दूसरे चार्ज को इफेक्ट करे हुए, और जो टोटल जो फोर्स होगी Q1 पे जो लग रही फोर्स वो इन सब के अलग अलग सम के इक्वल होगी। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लिया एक चार्ज हमारे पास दोस्तों Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है। इनका जो पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में R3 है, इसका R1 है और इसका R2 है, तो उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा और इसका R13 हो जाएगा। इनके बीच की हमने इनका मैग्नीट्यूड क्या लिए, R12 लिए और इसका R13 लिया। मान लिया दोस्तों अब ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है, तो इसका फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिडिल F1 फोर्स के थ्रू जाएगा। तो F1 क्या है, इसका रिजल्टेंट है। तो F1 जो होगा इस फोर्स के प्लस इस फोर्स के इक्वल होगा। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो F1 यहाँ पे देखो दोस्तों, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डो F1n। जब आप F1 के रेस्पेक्ट में वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, फिर प्लस Q1 के रेस्पेक्ट में इसकी रखोगे, इनकी वैल्यू पुटअप करते जाओगे तो हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट i इज 2 से लेकर चलेंगे n तक QI अपॉन RI1 का यूनिट वेक्टर। जब आप वैल्यू रखोगे i की वैल्यू 2 रखोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, r की वैल्यू 3 रखोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। जब रखते जाओगे तो आपको टोटल फोर्स निकल के आ जाएगी, क्योंकि Q1 की वैल्यू पहले ही एडवांस है। जब आप i की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि इस पे जो फोर्स लगा इस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, जब इस पे लगोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब i की वैल्यू 4 रखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे रखते जाओगे तो वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। तो ये हमारा टोटल समीशन का फॉर्मूला है। आप ऐसे लर्न करना, एग्जाम में भी ऐसे करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारा नया कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों फील्ड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपकी नॉलेज के लिए। फिलहाल थोड़ा वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो गई है, इसको थोड़ा तेज़ी से डिस्कस करते हैं और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो दूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए। ये एक नया कंसेप्ट था, अब तक कोई भी फील्ड का कंसेप्ट नहीं आया था और इसको एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें दिया था कि फील्ड कैसे वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस और रीजन अराउंड एनी change in which other change experience force of attraction or repulsion is known the electric field। बच्चों ये चार्ज है यहाँ पे, द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन, यानी कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे आप एट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कि किसी भी चार्ज के चारों ओर वह रीजन जहाँ पे आप किसी फोर्स को या दूसरे चार्ज को लाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सिव करेगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हम उसकी इंटेंसिटी भी देखेंगे, आपके पास जो चार्ज रखा हुआ है वो कितने स्ट्रेंथ का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इनकी एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी
point d to the source charge to define as the electrostatics for action by the unit positive test charge. पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, कितना टेस्ट छोटा चार्ज होता है जिससे उसका कोई भी फील्ड ना हो या वो किसी भी चार्ज को इफेक्ट न करे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज. इतना छोटा चार्ज कि वो बिल्कुल जीरो भी ना हो और जीरो के बिल्कुल नज़दीक भी हो. तो फिर से डिस्कस करते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज टू डिफाइन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्सपीरियंसड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यानी कि जो छोटा सा चार्ज लिया है वो जो फोर्स को एक्सपीरियंस करे एट दैट पॉइंट वेल द टेस्ट चार्ज डज नॉट डिस्टर्ब द सोर्स चेंज फील्ड. यानी कि पॉइंट चार्ज वो चार्ज है जो किसी भी सोर्स फील्ड को चेंज ना करे. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज डोनेटेड बाय ई. इसका फॉर्मूला होता है ई इज टू एफ ऑफ 1 क्यू नॉट न्यूटन पर कूलाम. फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की कूलाम. और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि क्यू इतना छोटा है, क्यू 10 to 0, क्यू 10 to क्यू नॉट 10 to 0 और एफ अपॉन क्यू नॉट. ठीक है बच्चों. तो ये डायमेंशंस क्या होती है इसकी, जब आप फोर्स की डायमेंशंस रखोगे और चार्ज की क्या रखोगे डायमेंशंस बच्चों. फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, एम एल टी की -2 और चार्ज की क्या होती है टी और करंट एम्पियर. जब दोनों वैल्यू पुटअप करोगे अपन में तो हमारी डायमेंशन से निकल के आ जाएगी. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ए पॉइंट चार्ज. जिस तरीके से हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में किसी भी प्लेनेट या पार्टिकल्स के कारण जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते थे, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी